तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। अगर आप इस वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं और आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जाइए और इस चैनल के पीछे के वीडियोस को देखते हुए यहाँ पर आइए, तो आपको पाइथन जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसी चैनल पे आगे कई तरह की चीज़ें भी करने वाले हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। तो हम बिना किसी देर किए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमें डेटा टाइप्स को समझने से पहले ज़रूरी है डेटा को समझना, यानी डेटा क्या है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में आप अपना नाम डालते हैं, या फिर फेसबुक को आप कितने देर तक यूज़ करते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे जो भी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं कितने पोस्ट करते हैं, आप किन फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं, ये सब फेसबुक के लिए एक डेटा है। अगर हम यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के लिए वो एक डेटा है। आपका मोबाइल नंबर एक डेटा है। तो यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं अगर हम उनको मिला दें तो वो एक डेटा होगा। यहाँ तक कि एक जो ये दुनिया है वो भी एक डेटा ही है। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि डेटा क्या होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो पाइथन के अंदर और किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, स्ट्रिंग एट्सेट्रा। यानी पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेटा कई टाइप के हो सकते हैं। हम जो कैरेक्टर्स, यानी कि अगर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ डिजिट्स हम स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो वो एक डेटा होगा। इंटीजर एक डेटा टाइप हो सकता है, रियल एक डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि जो पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं वो पाइथन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है नंबर्स। हम इसको अभी आगे चल के जो भी आने वाले हैं, जो भी डेटा टाइप्स आएंगे, हम उनको आगे की स्लाइड्स में डीप में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है नंबर्स, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है लिस्ट, चौथा है टपल और पांचवा है डिक्शनरी। तो हम इसमें से अगली स्लाइड में यानी नंबर्स को हम यहाँ पे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। वो इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि क्लास 11th में इन चारों जो डेटा टाइप हैं इनके ऊपर एक चैप्टर है। तो हम इन सभी को, इन चारों डेटा टाइप्स को उसी चैप्टर में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इन पे कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन सभी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? जो नंबर्स होते हैं इट इज़ यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन पाइथन। यानी पाइथन के अंदर ये वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। नंबर्स इन पाइथन है फॉलोइंग डेटा टाइप। यानी कि अब नंबर एक डेटा टाइप तो है ही, अब नंबर के अंदर भी कुछ सब डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का भी सब टाइप होगा, जैसे कि इंटीजर साइंड और बुलियंस। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जानते हैं दूसरा जो नंबर है वो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए अब जान लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो डेफिनेशन हमने क्लास 6 से 10th तक पढ़ा था मैथ्स में, वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर पाइथन में भी लागू होता है। जैसे कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स सच एज 5, 23, 342, 0 एट्सेट्रा। ओके, यानी ऐसा कोई भी होल नंबर हो वो एक इंटीजर कहलाता है। अब दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि अगर कोई इंटीजर है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा तो डेसिमल पॉइंट भी नहीं होगा।
यानी वहाँ पर अगर कोई एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो वो इंटीजर नहीं कहलाता। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंटीजर का जो हमने सब टाइप देखा था उसके बारे में। तो सबसे पहला है इंटीजर साइंड। अब इंटीजर साइंड क्या होता है? इट इज़ द नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी जो रिप्रेजेंटेशन हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं वो सेम रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स साइंड के लिए भी होता है। तो अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि फिर हमने ये साइंड वर्ड क्यों यूज़ किया? तो इट इज़ साइंड बिकॉज द इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब हम जैसा कि जानते हैं, मैथ्स में भी हमने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि इंटीजर्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सेम उसी तरह पाइथन में हम इसे इंटीजर्स साइंड कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो जो हमारे पास दूसरा टाइप है यानी कि बुलियंस, तो दीज रिप्रेजेंट्स ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू। तो ये जो है वो ट्रुथ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होते हैं फॉल्स और ट्रू। Boolean values are subtype of plain integers and Boolean values false and true behaves like 0 and 1 respectively। तो जो Boolean values होती हैं वो कुछ नहीं होते, वो सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर्स का क्या मतलब है? हमने जैसा कि जाना कि इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स का एंड Boolean values false and true behaves like 0 and 1, यानी कि फॉल्स की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है और ट्रू की वैल्यू 1 हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, हो सकती है नहीं, होती है। यानी फॉल्स की वैल्यू 0 होगी और ट्रू की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो अगर हम आईडी में टाइप करें बुल 0 तो हमारे पास उसका आंसर फॉल्स आएगा, और अगर सेम हम टाइप करें बुल 1 तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। तो पाइथन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसा कि हमने बात किया था पिछली स्लाइड में कि इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो अब पाइथन तो ऐसा है नहीं कि डेसिमल पॉइंट्स को मना कर देगा, तो उन डेसिमल पॉइंट्स को भी होल्ड करने के लिए पाइथन को एक अलग तरीके से बनाया गया, जिसमें कि अगर हमें मान लीजिए डेसिमल पॉइंट्स को भी अगर हमें सेव करना है या इस टाइप के डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम उन डेटा टाइप्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं, उन नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है हमारे पास 4.86234 आ जाए, या फिर 1.2 आ जाए, या फिर 1.5 आ जाए, या फिर 0.6 आ जाए। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब 12 इज़ एन इंटीजर बट 12.0 इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये एक याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि 12 तो एक इंटीजर है, लेकिन अगर 12.0 है, हालांकि वैल्यू सेम है, लेकिन अगर हमने 12.0 कर दिया तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले हम समझेंगे एडवांटेजेस को। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज़ बिटवीन द इंटीजर्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो किसी दो नंबर के बीच में किसी दो इंटीजर्स के बीच में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर सपोज़ जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, वो अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी इंटीजर ही होंगे, वो कुछ 1.1, 1.2, 1.31 ऐसा करके कुछ नंबर्स होंगे वो। तो जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर वो सेम यही है कि दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज़ बिटवीन द इंटीजर्स। तो वो जो पॉइंट के नंबर्स होते हैं वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। दूसरा एडवांटेज है हमारे पास, दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हो, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशंस।
अब ये साफ साफ पता चलता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो प्रिसीजन होता है वो 15 डिजिट तक जाता है। तो अब कहाँ 1.123456789101345 करके ऐसे 1 पॉइंट से लेके 15 डिजिट तक जो नंबर जाएगा वो कहाँ, और सीधा एक 1 कहाँ। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि इंटीजर्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं लेंथ में। इसके कारण यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के भी डेटा टाइप्स होते हैं जो, अब अगर आप 11th क्लास में आए हैं तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप 11th क्लास में अभी आए हैं तो हो सकता है आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। मैथ्स में है ये चैप्टर, मेरे ख्याल से शायद 4th 5th 6th नंबर में से कोई है चैप्टर ये। तो आपको वहाँ पे इसे डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में इसका 11th और 12th में कहीं भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पाइथन के अंदर यूज़ नहीं आता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + bi वेयर I इज़ द इमेजिनरी नंबर इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर होता है a + bi के फॉर्म में, जहाँ पर I जो है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। पाइथन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी पाइथन एज अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। पाइथन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + bj, यानी कि हमारे पास पाइथन यूजेज j इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल i, यानी पाइथन i की जगह पर j यूज़ करता है। सो इन पाइथन j इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी सेम जो यहाँ पर i की वैल्यूज़ है, जो ट्रेडिशनल मेथड है i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, वहीं वहाँ पे सेम पाइथन में j आ जाता है जिसकी वैल्यू भी वहीं सेम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 0 + 3.1j, इस फॉर्म में कुछ नंबर्स हो सकते हैं। दूसरा b इज इक्वल्स टू 1.5 + 2j, ऐसा भी कोई एक नंबर हो सकता है, और वो नंबर अगर इस टाइप का है तो वो पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे डेटा टाइप की, जो कि है स्ट्रिंग। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम इसको काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, उतना भी जल्दी नहीं, इतना पढ़ लेंगे ताकि हमें यहाँ से इंट्रोडक्शन मिल जाए स्ट्रिंग्स के बारे में। फिलहाल स्ट्रिंग डेटा टाइप लेट यू होल्ड स्ट्रिंग डेटा एनी नंबर्स ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स इनटू अ सेट ऑफ कोटेशन मार्क, यानी कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग डेटा को होल्ड करना है तो आपको उसे डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा, या फिर यूं कहें कि अगर आप किसी भी डेटा को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होगा। ओके, इन Python 3.x each character stored in a string is a Unicode character, यानी Python 3.x में जो भी कैरेक्टर स्टोर्ड होते हैं स्ट्रिंग में वो एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये यूनिकोड कैरेक्टर क्या है, तो ये यूनिकोड कैरेक्टर कुछ नहीं बल्कि ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की। तो इसका मतलब क्या है? अब पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली यूजिंग इंडेक्स, यानी कि सपोज मान लें कि हमने एक स्ट्रिंग लिखा और हम उस स्ट्रिंग को सीक्वेंशियली एक्सेस करना चाहते हैं तो पाइथन हमें ये चीज़ भी प्रदान करता है। ओके, जैसे कि स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स विद 2-way इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्ट्रिंग इन पाइथन यानी पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर्ड होते हैं वो इंडिविजुअली स्टोर होते हैं, यानी अगर सपोज आपने 5 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बनाया होगा, वो अलग जो 5 कैरेक्टर हैं वो अलग अलग जगहों पे
लोकेट किए जाते हैं और अलग अलग जगहों पे स्टोर होते हैं। इसी कारण हम उन 5 कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम मान लेते हैं कि हमने एक वर्ड लिखा, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया पाइथन, ओके, जिसमें हमने PYTHON हमने 6 वर्ड रखे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ मान लेते हैं कि ये है हमारा लेफ़्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो जो इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग का मतलब है नंबरिंग, तो जो भी उन लोकेशंस की नंबरिंग जो भी चालू होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। कब? जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तब। फिर इसके बाद ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 जितना भी बड़ा नंबर होगा, जितना भी बड़ा ये वर्ड होगा, उतने तक ये जो इंडेक्सिंग है वो चलती रहती है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट आने की, तो जब भी मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँगा किसी वर्ड के, यानी कि सपोज़ हमने पहले पाइथन लिखा था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको राइट टू लेफ़्ट जाके उसकी इंडेक्सिंग करूँ, तो जब भी हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो वो -1 से स्टार्ट होता है, उसकी इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, यानी कि हमने एक सेंटेंस लिखा, मान लेते हैं आयुषी बॉट अ पेन, ओके। अब इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये कैरेक्टर्स तो हैं ही। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पाइथन के अंदर ये जो स्पेस जो हम छोड़ते हैं, जो हम स्पेस देते हैं, पाइथन उसे भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है। जो भी आप कोई स्पेशल केस कैरेक्टर को इंक्लूड करें, चाहे आप एक्सक्लेमेशन साइन को इंक्लूड करें, हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन किया है, अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किए होता तो भी वो एक कैरेक्टर होता, पाइथन उसे भी रिकॉग्नाइज करता। तो जैसा कि हमने इसे इंडेक्सिंग करने के लिए समझा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ओके, जो हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, पाइथन उसे भी रिकॉग्नाइज करता है एज अ कैरेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि हमें स्पेस को भूल जाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसे मान लेते हैं लेफ़्ट साइड और यह है हमारा राइट साइड। तो जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बोला था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 0 1 2 3 4 करके ऐसे चलते रहती है। जितना बड़ा कैरेक्टर होंगे उतने ही आगे तक हमें इंडेक्सिंग करते जानी है, नंबरिंग करते जानी है। अगर अब मैं बात करूं कि हमें इंडेक्सिंग जो करनी है वो राइट टू लेफ़्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमारी पास ऑप्शन है पाइथन के अंदर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे थे तब हमने 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब जब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो -1 से स्टार्ट होगी, -2 -3 -4 -5 ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। और रही बात पूरी समझने की, तो जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स के तरीके से इनके ऊपर एक एक सेंटेंस को हम लिखेंगे, उनकी इंडेक्सिंग करके उन वैल्यूज़ को लाएंगे, तो हमें उस टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड डेटा टाइप की, जो कि है लिस्ट। तो पाइथन के अंदर एक लिस्ट क्या होता है? A list in Python represents a list of comma separated values of any data type between square brackets। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम ओपन और क्लोज करते हैं और उनके अंदर जो भी हम डेटा लिखते हैं वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। हम चाहें तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम चाहें तो यहाँ पे कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कोई एक वर्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिस्ट के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना ज़रूरी होता है।
ओके। यू कैन असाइन अ लिस्ट टू अ वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर a इज इक्वल्स टू, हम एक कोई लिस्ट किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लेटर इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, यानी आगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम इसे डीप में और पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ डेटा टाइप जो कि है टपल। तो अब टपल क्या होता है? अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। तो टपल क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, जस्ट लाइक हमने जैसा लिस्ट को पढ़ा, ये सेम उसी तरह का ही एक डेटा टाइप है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। जबकि लिस्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं और वो ऑर्डर्ड हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टपल में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे कि हमने लिस्ट को क्रिएट करने में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया था, हम पाइथन के अंदर टपल्स को क्रिएट करने में राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो सकते हैं जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़े थे। बस एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि आपको सिर्फ यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं टपल को क्रिएट समय। और आपको एक और बात याद रखना है कि जब भी आप टपल को क्रिएट करेंगे तो आप उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस का मतलब हम अगली वीडियो में जब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे तब वो हमें ये टपल और लिस्ट के बारे में ये जो अनचेंजेबल और चेंजेबल का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिक्शनरी की, यानी जो हमारे पास फिफ्थ डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। तो अब डिक्शनरी क्या होता है? ये डिक्शनरी वो नहीं जिसमें हम अपने डेली रूटीन्स को लिखते हैं। पाइथन के अंदर अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर डिक्शनरी एक कलेक्शन होती है जो कि एक अनऑर्डर्ड सेट होता है, कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं और ये अनऑर्डर्ड होती है डिक्शनरी। और ये चेंजेबल भी हो सकती है, यानी कि हम इसे अगर एक बार वैल्यूज असाइन की तो हम उसे चाहें तो दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज़। अब हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल में हमने एक डिक्शनरी वैल्यू असाइन की। वो जो डिक्शनरी है अब हमने उसको कैसे क्रिएट किया? हमने उसको क्रिएट किया जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके। तो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और फिर यहाँ पर उसे क्लोज़ किया और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन की। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ठीक से पढ़ा हो दे हैव कीज़ एंड वैल्यूज़, तो अब कीज़ एंड वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको कॉलन दिख रहा होगा। यहाँ पर हर जो कॉमा है उस कॉमा के बाद एक वर्ड लिखा है और उसके बाद यहाँ पर कॉलन है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू दी गई है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा है, फिर एक और वैल्यू दी गई है और फिर उसके बाद एक कॉलन है और फिर उसके बाद एक और वैल्यू दी गई है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्स में क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जो ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो उसे हम की कहते हैं और जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम वैल्यू कहते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी मॉडल ये एक की है और मस्तांग एक वैल्यू है। सेम यहाँ पर ईयर एक की है और 1964 एक वैल्यू है। इस चैप्टर में हमें डिक्शनरी को सिर्फ इतना ही समझना है। ये अगर अभी आपको क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ डिक्शनरी का डेफिनेशन फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर में याद रखना है। जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये खुद ही एक चैप्टर है, तो जब हम उस चैप्टर को उसे डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सारी टॉपिक्स हमें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।